हेलो क्लास 10 भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन और विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखें कि संसाधन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पर्यावरण में प्रकृति में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन को उपयोगी हो, जो जीवन के लिए उपयोगी हो और जीवन को विकास की ओर ले जाएं, उसके लिए यूजफुल हो, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और ये देखें कि संसाधन मनुष्य भी स्वयं एक संसाधन है, इसलिए क्योंकि वो सारे प्राकृतिक चीजों को अपने विकास के लिए उपयोगी बनाता है। अब हम देखें कि प्रकृति में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं कई प्रकार से। पहला हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पे, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पे हम संसाधनों को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हो जाएगा जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है, जैव संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनमें सारे जीवित वस्तुएं आती हैं, जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु इत्यादि, ये जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन में वो संसाधन आते हैं जो कि निर्जीव वस्तुएं जिनमें आती हैं। इसमें हम कर सकते हैं वनस्पति और जीव जंतु, ये जैव संसाधन के उदाहरण है। और अजैव संसाधन में सारे निर्जीव वस्तुएं जिनमें हम खनिज और ईंधन के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरे वर्गीकरण में हम अगर देखें तो संसाधन को हम समाप्यता के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। समाप्यता के आधार पर आपने 8th क्लास में पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो इसी तरीके से हम नवीकरणीय, हिंदी में कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, यूज किया और उसके बाद फिर से उनको रीयूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में हम कोस्टल एरियाज में हम विंड मिल लगा करके और सौर ऊर्जा, वहाँ के सनलाइट से सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और विंड से विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल होंगे। और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन हैं जिनमें कह सकते हैं कि ऐसे जिन्हें हम एक बार यूज कर लेने के बाद लाखों साल लग जाते हैं उन्हें दोबारा से रिन्यू होने में, या फिर उन्हें दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, जैसे आपका खनिज तेल है और मिनरल्स है। तीसरा हम देखें तो स्वामित्व के आधार पर भी इनका हम विभाजन कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का अगर हम विभाजन करें तो हम 4 तरीके से इनको बांट सकते हैं। पहला कर सकते हैं हम निजी संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि किसी व्यक्ति के खुद के हैं, जैसे व्यक्ति का खुद का खेत है या उसकी निजी संपत्तियां हैं, उनके शहर में कोई मकान है, ये सारे निजी संसाधन कहलाते हैं। और इस तरीके से दूसरा हम देखें तो सामुदायिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक संसाधन वो संसाधन है जो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कोई चारागाह है या खेल का मैदान है या फिर तालाब है, कुआं है, जिससे गांव के सारे लोग के यूज में आए, वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तीसरा हम देखें तो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जिस पर देश का अधिकार होता है, जैसे आपकी सड़कें हैं, रेल है, या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जो कि देश की संपत्ति है। और फिर तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हम देखें
तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि जिस पर किसी देश का स्वामित्व नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस पर अपना कंट्रोल रखते हैं और किसी भी देश को आवश्यकता के अनुसार उसे आपूर्ति की जाती है। समुद्री क्षेत्र में 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का कंट्रोल होता है। 200 समुद्री मील से बाद के क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कंट्रोल होता है और उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला हम देखें कि विकास के स्तर के आधार पर भी हम संसाधन को बांट सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर अगर हम देखें तो हम संसाधनों को मुख्य रूप से 4 तरीके से बांट सकते हैं। पहला होगा आपका संभावी संसाधन। संभावी संसाधन उन्हें कहेंगे जिनका भविष्य में उपयोग होने वाला है, जिनकी पहचान तो हो चुकी है कि ये संसाधन है, लेकिन हमारे पास तकनीकी अभाव के कारण उनका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में वो हमारे काम आ सकते हैं, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा होगा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो संसाधन है जिनके बारे में हम उनकी क्वालिटी, उनके यूज, सारी चीजें हमें जानकारी है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, इन चीजों का हम, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके बारे में हम पूरी तरीके से इनका यूज जान रहे हैं और प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ये संसाधन हमें विकसित संसाधन कहलाएंगे। तीसरा आ जाता है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन ऐसा संसाधन है जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी उनका यूज हम नहीं कर रहे हैं, भविष्य में हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए वो रिजर्व के रूप में रखे गए हैं, ये संसाधन भंडारित संसाधन कहलाते हैं। अगला इसका भाग है आपका संचित संसाधन। संचित संसाधन उन्हें कहेंगे जो कि एकत्र हैं, लेकिन इनके बारे में हम उचित इनका उपयोग नहीं जान रहे हैं, या उपयोग जान भी हैं तो अभी उन्हें हम रिजर्व करके रखे हुए हैं और भविष्य में इनका यूज कर सकते हैं। इससे एग्जाम्पल है जैसे नदियों का जल बांध से बना करके उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे देश में पाए जाने वाले जंगल, उनका भी हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। तो जंगल और जल जो है ये संचित संसाधन के बेस्ट एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे। अब हम बात करें प्यारे बच्चों, संसाधन को अगर हम क्लियर समझ गए हैं, संसाधनों का विकास, क्योंकि संसाधन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको ज्यादातर लोग मानवीय संसाधन के रूप में जानते हैं, इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य भी एक संसाधन है। और देखें तो विश्व स्तर पर ज्यादा लालच में पड़ करके लोगों ने इस संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया है, अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने आप को संसाधन संपन्न करने के लिए लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया है। संसाधन संपन्न और संसाधनहीन 2 वर्ग में समाज बढ़ गया है। संसाधन इतनी ज्यादा लोगों ने इसका उपयोग किया, अंधाधुंध दोहन से वैश्विक संकट सामने आ चुका है। अब देखें तो वैश्विक तापन इस संसाधन के ओवर यूज से वैश्विक तापन का संकट देखने को मिल रहा है, या फिर प्रदूषण की समस्या आ रही है, और भी ओजोन परत अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इन समस्याओं से विश्व जूझ रहा है। तो इसलिए विश्व शांति को मद्देनजर रखते हुए हम सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सतत पोषणीय विकास। इसे समझें, सतत पोषणीय विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा कुछ न करना हो जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे, बल्कि हम ऐसा करें कि संसाधनों का मिनिमम यूज या फिर उचित यूज करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन को या आने वाली पीढ़ियों को भी इन संसाधनों का लाभ मिल सके। इस प्रक्रिया को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इन विकास के बाद आप देखें कि 1992 में विश्व के 100 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्षों ने
एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में किया, जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसमें जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिल करके और इस सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा की, और जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्योंकि वो विजन था इन लोगों का 20वीं शताब्दी में मीटिंग करके कि 21वीं शताब्दी का विश्व या भूमंडल कैसा हो, उसको लेकर के ये निश्चित किया गया कि सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों का अपना एजेंडा हो, जो 21वीं सदी के लिए ऐसा एजेंडा सेट किया जाए जिससे कि सतत पोषणीय विकास हो सके, संसाधनों का उचित यूज करें सारे लोग, उसका इतना ज़्यादा अध्ययन न करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँच सके। इस तरीके से आप देखें सतत पोषणीय विकास, एजेंडा 21 और इनका वर्गीकरण, इसे रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चर्चा करें।